इमरजेंसी के टाइम अगर हाई बीपी को अगर रोकना है तो उसके लिए एक टिप्स देती हूँ। पानी का कंजम्पशन भी अलग अलग तरीका हो जाता है, बट एन एन एवरेज बोला जाए तो 10 किलो पर एक ग्लास। हेयर फॉल के एक्चुअली बहुत सारे रीजन होते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रीजन क्या है। क्रॉनिकल अगर कोई डिजीज हो वो भी रीजन हो, उसके कारण भी हेयर फॉल होता है। और आजकल तो बालों में इतने सारे केमिकल्स यूज करते हैं। वो डिटॉक्स का मतलब बेसिकली यही होता है, बॉडी को रेस्ट देना, क्योंकि बॉडी एक टाइम में एक ही काम उससे करेगी। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में अचीव किया है। तो वो एक हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच हैं, वो एक मेडिटेशन ट्रेनर भी हैं। इसके अलावा उन्होंने मास्टर इन साइंस ऑफ लिविंग भी कर रखा है। और इसके साथ साथ आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वो एक ऑथर भी हैं। इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं वो, ब्रायन ट्रेसी के साथ। एंड देर आर लॉट ऑफ ऑथर्स इन दैट ऑल्सो। तो और अभी उनकी एक और रिसेंटली वो एक बुक के ऊपर काम कर रही हैं, और उनकी एक बुक आने वाली है अभी। तो प्लीज वेलकम टुडेज गेस्ट, जयश्री जी। नमस्ते नमस्कार जयश्री जी। एवरीवन। हाउ आर यू? या मैं अच्छी हूँ, फर्स्ट क्लास। आप सभी कैसे हैं? आई थिंक आपका चेहरा देखने के बाद जो ठीक नहीं भी थे वो भी अब अच्छा महसूस कर रहे होंगे। थैंक यू। वो होता है ना, देखो, कई बार डॉक्टर की हमें दवाइयां खानी पड़े और उससे अगर कोई हमें बचा ले तो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। तो आपका चेहरा देखने के बाद जो डॉक्टर की दवाइयां उनको नहीं देखनी पड़ेंगी, तो उससे बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपने जैसे हमारी डिस्कशन हुई तो जयश्री जी ने बताया कि वो मॉडर्न नेचुरोपैथी के अंदर है। हमने नेचुरोपैथी के बारे में फिर भी थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन मॉडर्न नेचुरोपैथी के बारे में हम आज जानेंगे कि मॉडर्न नेचुरोपैथी होता क्या है। और जिन लोगों को नहीं पता कि नेचुरोपैथी क्या होता है, वो नेचुरोपैथी के बारे में भी जानेंगे कि नेचुरोपैथी क्या होता है, और हेल्थ को भी आप कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो हम सब कुछ आज जानने वाले हैं। तो उससे पहले जयश्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी स्टोरी क्या है। आप यहाँ पे कैसे आए, और आपने इतना कुछ कैसे अचीव किया, और आपका इस साइड इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हुआ नेचुरोपैथी की साइड, ये सब कुछ आप बता पाए तो। श्योर तुषार जी। पहले जैसे आपने बोला कि बहुत लोगों को नेचुरोपैथी के बारे में नहीं मालूम, तो मैं उसके बारे में बता दूं कि नेचुरोपैथी क्या है और मॉडर्न नेचुरोपैथी क्या है। फिर मैं मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इसके बारे में बताती हूँ। नेचुरोपैथी मतलब वर्ड से ही पता चलता है कि नेचर वाला पैथी। ऐसा ऐसा पैथी मतलब ऐसा सिस्टम, ऐसा हीलिंग सिस्टम जो नेचर से होता है। जब हम बात नेचर की करते हैं तो 5 एलिमेंट्स आता है। आई थिंक आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा वो 5 एलिमेंट्स क्या है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, पानी और धरती। ये 5 तत्व जो है प्रकृति के, ये ही 5 तत्व से अपने शरीर का इलाज करके जो स्वस्थ हेल्दी लाइफ पाते हैं, हेल्दी अपने आप को करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरोपैथी। और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो मॉडर्न नेचुरोपैथी है। अब ये मॉडर्न नेचुरोपैथी एक्चुअली इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न साइंस एंड नेचर साइंस। अब मैं पहले मेरी कहानी बताऊंगी, तब आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकोगे। बिल्कुल वही सब जानना चाहते हाँ। हैं। एक्चुअली मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई जब मैं छोटी थी। तो मेरी मम्मा बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। इतने ज्यादा बीमार रहते थे कि जब हम बच्चे स्कूल से आते थे तो स्कूल से आते ही हम शूज नहीं खोलते थे, बैग नहीं उतारते थे, सीधे जाते थे रूम में मम्मा को देखने कि वो जिंदा तो है ना। उनको जब देखते थे हाँ जिंदा है, हम लोगों को सांस आता था, ग्रेट रिलीफ। तो आप समझ सकते हो कि एज ए चाइल्ड हम बच्चों के ऊपर वो कौन सा किस ट्रॉमा का टाइम हमारा रहा होगा, कैसे मेंटल प्रेशर से हम गुजरे होंगे। पापा मैं ने अभी ऐसा सुन के कोई, ही मेरे को लग रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके साथ क्या या बीती। मतलब पल पल हमको ये था मेरी मम्मा जिंदा तो है ना, मम्मा जिंदा तो है ना, यही एक रहता था हमारे माइंड में। पापा ने ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था कि उन्होंने करवाया नहीं हो। बट तुषार जी आपको एक बात बताती हूँ, जैसे जैसे वो दवाइयां ले रहे थे, उनका हेल्थ ठीक होने के बजाय ब्रांचेस में और अलग अलग बीमारियां निकलती है ना, वैसे अलग अलग और प्रॉब्लम्स बढ़ते ही चले गए। ठीक होने के बजाय प्रॉब्लम्स बढ़ते गए। फिर एक टाइम ऐसा आया जब हमें पता चला नेचुरोपैथी सेंटर्स के बारे में, योगा योगाश्रम, मेडिटेशन सेंटर्स के बारे में। तो पापा मम्मा को उधर लेके गए। हाँ, क्योंकि हम छोटे बच्चे थे तो हम भी साथ में गए, हमको छोड़ के कहाँ जाते, तो हम भी उनके साथ हो लिए। तो वहां पे महीनों महीनों हम रहते थे और उनका इलाज करवाते थे। उनका जो ट्रीटमेंट चलता था वो हम भी करते थे। हमारा प्रैक्टिकली वो एक तरह से जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली हमने करना शुरू कर दिया था। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, आज के टाइम में मेरी मम्मा 100% ठीक है, स्वस्थ है।
और स्वस्थ तो है ही, साथ ही साथ वो योगा और मेडिटेशन के सीनियर ट्रेनर्स भी हैं, जो काफी बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करते हैं मेडिटेशन के द्वारा। तो वो भी एक फैब्युलस, अचीवमेंट फैब्युलस। है। या शी इज ए इन्फ्लुएंसर, मीडिया में नहीं है, रियल लाइफ इन्फ्लुएंसर है। अभी ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज से मैं बड़ी हुई, बड़े होने के बाद मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, और जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, जिम्मेदारी बढ़ती गई, कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भूलती चली गई, अपना ख्याल रखना छोड़ दी। तो इस बीच क्या हुआ, मैं भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज में मुझे भी हो गए। अब मैं हेल्थ इश्यूज के नाम बोलूंगी तो लगेगा इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम से आपको। मुझे डायबिटीज हो गया था, बीपी का प्रॉब्लम हो गया था, एलर्जी प्रॉब्लम, थायराइड की इश्यूज हो गई थी, फैटी लीवर प्रॉब्लम, एक्जिमा, बहुत सीवियर एक्जिमा जो स्किन का प्रॉब्लम होता है, और बहुत सारे डेफिशिएंसीज, विटामिन D, C, B12। वो बोलते हैं ना, एक बीमारी आती है ना तो बाकी काफी बीमारी उसे एज ए फ्रेंड सभी चले आते हैं एक के बाद एक। तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ। फिर एक दिन मैंने अपने आप से सोचा कि जिस नॉलेज के साथ मैं बड़ी हुई हूँ, उसके बावजूद भी अगर मैं बीमार हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। उस दिन मैंने ही अपने आप का हेल्थ का इंचार्ज लिया कि नहीं, मुझे अपने आप को ठीक करना है, और बिना दवाइयों के ठीक करना है। क्योंकि बचपन में मैंने देखा था मेडिसिन से हेल्थ एक्चुअली ठीक नहीं होता है, एक के बाद दूसरी बीमारी, दूसरे से तीसरी ट्रांसफर होती जाती है, बट प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है। फिर मैंने सोचा जो नेचुरोपैथी का जो पढ़ाई प्रैक्टिकली मैंने ले लिया था नॉलेज, उसका थ्योरिटिकल नॉलेज लेना जरूरी है। बिकॉज अब सीरियस वे में आप जब पढ़ना शुरू करते हो, चीजों को डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने फिर आज से लगभग 10 साल पहले नेचुरोपैथी की स्टडीज किया। जैसे जैसे पढ़ाई करती गई, अपने ऊपर अपनाती गई, और एक एक बीमारी को ठीक करती चली गई। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा। जो सीख रही थी, जैसे स्वस्थ हो रही थी, वही चीज मैं दूसरे लोगों को भी बताती चली गई। उन लोगों में भी बहुत हेल्थ में प्रॉब्लम से ठीक होने लग गए। आपको विश्वास नहीं होगा, नेचुरोपैथी सीखने के बाद मेरे घर में दवाइयां ही आनी बंद हो गई। मुझे इस आपने फील्ड कम से कम केमिस्ट की तो शॉप बंद करवाने का पूरा काम कर ही दिया है। में मेरे इस जर्नी में मुझे इतना इंटरेस्ट आया, मुझे लगा ये तो नेचर साइंस का स्टडीज है, लेट मी स्टडी मोर अबाउट द मॉडर्न साइंस क्या बोलता है। फिर मैंने मॉडर्न साइंस की भी स्टडीज की, न्यूट्रिशन डाइटिशियन का भी पढ़ाई किया, डिटेल जाना सब। फिर आफ्टर स्टडिंग बोथ मुझे लगा कुछ चीजें जो नेचुरोपैथी की है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लंबे समय तक कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि काफी चीजें होती है कि खाली फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी होता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, रेस्ट्रिक्शन वाली लाइफ हो जाती है। तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल कम लगा। और मॉडर्न साइंस की जो प्रॉब्लम थी, वो कुछ चीजें ऐसी थी जो नेचर के साथ कनेक्ट नहीं थी। तो व्हाट आई डिड, दोनों साइंस का बेस्ट वर्जन लेके, प्रोज और कॉन्स को देख के बेस्ट वर्जन लेके एक बीच का रास्ता निकाला, जिसे मैं नाम देती हूँ मॉडर्न नेचुरोपैथी। ये ऐसा नेचुरोपैथी, मतलब ये ऐसा पैथी है जो हम बचपन से ही खाना खा के बड़े हुए हैं, जो हमारे दादा परदादा खाना खा के बड़े हुए हैं, वही खाने को खाते हुए हम अपने आप को कैसे नेचर के साथ अलाइनमेंट में रख सकते हैं, कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं, ये मेरा नीश है। और इसके द्वारा ही मैं लोगों की डिजीज रिवर्सिबल करती हूँ। अब आज के टाइम में ये मेरा एक मिशन भी हो गया है कि कम से कम 10 लाख लोगों को मैं उनके हेल्थ में हेल्प करूं, उनके डिजीज रिवर्सल करने में, ताकि वो मेडिसिन को छोड़कर नेचुरल वे से कैसे ठीक होना है, अपने आप को सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी से हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ हो सके। बहुत बढ़िया जयश्री जी, क्योंकि देखिए, पहले तो लोग खुद ही ठीक हो जाए ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। कि अपने आप के ऊपर इतना भरोसा रखना कि बिना मेडिसिन के मैं ठीक हो सकती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई बार हमें ना डर आ जाता है कि अगर बाई चांस मैंने मेडिसिन छोड़ दी, और सपोज अगर मेरे को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपने बताया और भी काफी सारे इश्यूज रहे आपको, तो बंदा काफी डर जाता है कि अगर मैंने सपोज मेडिसिन छोड़ दी तो कोई सीवियर ना हो जाए कुछ भी। और आजकल कुछ नहीं पता चलता, कुछ भी हो सकता है बड़ी जल्दी। लेकिन उसके बाद आपने कॉन्फिडेंस रखा कि नहीं, मैं ये छोड़ के भी नेचुरोपैथी के रास्ते पे चल के बिल्कुल ठीक हो सकती हूँ। पहले तो इसी के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए अपने अंदर कि नहीं, ये हो सकता है। और फिर दूसरा, मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगी, जो बेस्ट पार्ट लगी, वो ये लगा कि एक बार जब आप ठीक हो गए, तब वो सिर्फ आपने अपने तक रखना ठीक नहीं समझा। आप वो उसको सबको बताना चाहते हो, आगे और लोगों को भी ठीक करना चाहते हो। जैसे आप जिस इश्यूज से कर चुके हो, जो इश्यूज आपको आए हैं, वो इश्यूज किसी और को ना आए,
ये आप चाहते हो, तो ये आप जो काम कर रहे हो ये बहुत बढ़िया है। और इसी के बारे में आज हम और भी बात करेंगे कि किन किन मेथड से, किन किन तरीकों से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और क्या ऐसे वेज हैं जो, अगर आप कुछ टिप्स बता पाएंगे हमें कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे आपने कुछ डिसीजेज के बारे में बताया भी, तो उनको रिवर्स करने के लिए क्या मेथड्स यूज किए जाएं जो बिल्कुल नेचुरल हो, बिल्कुल नेचुरल हो, और कोई भी आसानी से यूज कर सकता हो, कोई उसको ये ना लगे कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, ये ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ मैं, या ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। तो ये आज हम जरूर इसके बारे में जानेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन ही, क्योंकि आपने काफी सारे डिसीज का नाम लिया जिसको आपने रिवर्स खुद ही किया है, तो मैं डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट अगर आपसे करूं, तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, चाहे वो हाई है या लो है, तो क्या हाई वाले को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए नेचुरल, और लो वाले को क्या लेने चाहिए? देखो थोड़ा बहुत तो हमें सभी को पता है। जैसे अगर मैं अपना बताऊं, मेरा कई बार ब्लड प्रेशर रो हो गया था पहले। तो बताते हैं कि आपको अगर नमक ज्यादा खाओ, या फिर चॉकलेट वगैरह खा लो, या कॉफी पियो, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा और क्या है जो हम कर सकते हैं? जरूर। तुषार जी, ये ब्लड प्रेशर ही नहीं, मैं बाकी सभी चीजों की एक साथ ही बताऊंगी, क्योंकि ये जितने भी डिजीज हैं, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, सारी की सारी डिजीजेस लाइफस्टाइल डिजीजेस कही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस मतलब ये बीमारी हुई है हमारे रॉन्ग लाइफस्टाइल के कारण। तो अगर कारण लॉन्ग लाइफस्टाइल है तो उस कारण को ही ठीक कर देते हैं। सही लाइफस्टाइल को अपनाने से हमें कोई एक ऐसा मेडिसिन नहीं है कि एक चीज कर लिया हम बीमारी से ठीक हो गए। हमें अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना होगा। जैसे ही लाइफस्टाइल ठीक होगी, हमारी एक एक चीजें अपना आप ठीक होती चली जाएगी। और आप मानेंगे, जैसे लाइफस्टाइल ठीक करने की बात करते हैं, तो बाई डिफॉल्ट वो सारी लाइफस्टाइल अपना आप जुड़ जाती है नेचर के साथ। जब नेचर के साथ हम जुड़े हुए रहते हैं और सही लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो एक दो डिजीज नहीं, पूरा ही डिजीज ठीक होने लगता है। बिकॉज नेचर जो है हीलिंग का काम करती है। नेचर को ये नहीं पता है कि इसको बीपी ठीक करना है या डायबिटीज ठीक करना है। नेचर नोज एज ए होल बॉडी, पूरी बॉडी को ठीक करना है। अब उसके अंदर चाहे जो भी डिजीजेस हो, कई बार ऐसा देखने में आता है कि हमें कुछ जैसे बीपी का पता था कि हाई बीपी है, बट दूसरे कोई हेल्थ इश्यूज था वो पता नहीं था। लेकिन जब हीलिंग के प्रोसेस में आता है तब जाके पता चलता है, अच्छा ये प्रॉब्लम भी था, वो भी ठीक हो गया। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि लाइफस्टाइल को ही ठीक करना जरूरी है। इट इज नॉट अ वन थिंग कि हम एक चीज करेंगे और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। नहीं, हमेशा के लिए ठीक नहीं होगा, टेम्परेरी हो सकता है। उस टाइम हाई बीपी को आप एक बार रोक सकते हो। इमरजेंसी के टाइम अगर हाई बीपी को अगर रोकना है तो उसके लिए एक टिप्स देती हूँ। आप 21 बार नाक से सांस लीजिए लंबा, और मुंह से नाक गर्म हवा को छोड़िए। ये 21 बार करना है। ऐसा करते ही आपका बीपी जो है नॉर्मल में आने लग जाता है। नंबर कितनी टू। इजी टेक्निक बताई आपने। हाँ, नंबर टू, पुदीना। पुदीना आपने सुना है ना, पुदीना, मिंट। ना 100% मिंट हर एक के लीफ, घर में मिल जाता है। या पुदीने के पत्ते को धो के उसमें कुछ मसाला, मिर्च मसाला, नमक कुछ मिलाना नहीं है। जस्ट पुदीने के पत्ते को धो के उसकी एक चटनी बना के रख लीजिए। जब भी ऐसा लगे बीपी हाई का प्रॉब्लम जिनको होता है, उनकी बीपी हाई हो जाती है, तो उस 2 चम्मच चटनी को एक गिलास, छोटा एक गिलास पानी में मिक्स करके उसको पी जाइए। या चटनी को खा के पानी पीजिए, वॉट एवर जो कन्वीनियंट हो। इससे भी इमीडिएटली बीपी में आपके आराम मिलेगा। ये क्या है, टेम्पररी रिलीफ है। ये सब चीजें मैं ये नहीं कहूंगी परमानेंट इलाज होगा। परमानेंट इलाज के लिए लाइफ स्टाइल को ठीक करना जरूरी है। तो फिर हम उसी पे ही चलते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? आप बताइए कि ऐसा क्या है लाइफस्टाइल को हमें किस टाइप से चेंज करना चाहिए कि जिससे हमें ये बीमारियां हो ही ना, और अगर किसी को हो चुकी हैं तो भी वो कैसे रिवर्स होनी शुरू हो जाए? एज ए मॉडर्न नेचुरोपैथी मैं ये बोलूंगी, आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, आप तुषार जी ध्यान से देखिए, हम नेचर से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। बिल्कुल। नेचर में हम जाना पसंद ही नहीं करते। अगर मान लो सपोज करो हमें थोड़ी दूर भी अगर जाना हो ना, अगर नेचर की बात करूं तो सपोज पार्क में तो जाने का किसी के पास टाइम है ही नहीं, कोई जा ही नहीं पाता। और दूसरा, अगर कोई बाई चांस वॉकिंग की भी मैं बात करूं, थोड़ा बहुत अगर नेचर से कनेक्ट होने का मौका मिलता है वॉकिंग के दौरान, तो मुझे लगता है वॉक भी हम बहुत कम करते हैं, हम व्हीकल्स का यूज करते हैं। घर से थोड़ी दूर भी जाना हो तो हम टू व्हीलर पे चले जाएंगे, और अगर थोड़ा ज्यादा दूर जाना हो तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं फोर व्हीलर्स पे, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थ्रू हम जाते हैं। बिल्कुल वॉकिंग तो खत्म हो गई है। मेरे को लगता है कि नेचर से जो कनेक्ट हम कर पाते हैं बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। सही, बिल्कुल सही। साथ में और भी ऐड कर दूं, 5 एलिमेंट्स को ही लेके बात करती हूँ। आज हम सन से दूर हो रहे हैं। एक तो सुबह उठने का पैटर्न रॉन्ग हो चुका है कि हम देखते ही नहीं है कि सूरज कैसे उगता है। सनराइज ही नहीं देख पाते हैं।
और सनसेट बाद वो देखते में हैं ना आजकल हम। सनसेट देखते हैं, बट सनराइज, सुबह का सूरज जो उगता है उसकी जो रश्मियां होती है वो जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए। और बाद वाला जो रेज आता है वो हार्श हो जाता है, वो फिर हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं। इसके लिए मॉर्निंग का टाइम, जो सुबह का जो सनरेज है, बहुत जरूरी है। अगर इन केस सुबह नहीं ले सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस सुबह का है, तो शाम को सनसेट के पहले भी हम सनरेज ले सकते हैं। सन बाथ जो बोलते हैं वो बहुत जरूरी पार्ट है। मैं सन बाथ नहीं, सन फूड बोलती हूँ उसको। जो हम खाना खाते हैं उससे ज्यादा जरूरी हमें सन फूड लेने का है। जब सन फूड हम लेंगे अच्छे से, जो हम स्किन जो है सन सन फूड खाती है, जो सन रेज को लेती है, वो हमारे हेल्थ के लिए सबसे बेसिक फूड है, वो लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कि हम सबको कोई मिल गया का जादू बनना जरूरी है। हमें धूप की बहुत जरूरत है। एग्जैक्टली। ओके ओके, प्लीज सन, एक्सप्लेन। या सन जो है बहुत संसारी सन के पीछे चलता है। आप देखिए जिस दिन बारिश होती है, सन नहीं उगता है या बादल छा जाते हैं, तो कैसा फील होता है हमें? बहुत आलस आलस सा आता है, सिलन सिलन वाली फीलिंग होती है, बदबू सी आने लग जाती है, राइट? और इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं, मैं बोलती हूँ नेचर नेचर को जो डिसइंफेक्शन, सबसे बेस्ट डिसइंफेक्शन है वो सूर्य है। आप देखिए कभी भी हमको जब दीपावली की सफाई करते हैं, अंदर के कपड़े निकाल के हम धूप लगाते हैं। अनाज में कीड़े लग जाते हैं तो धूप लगाते हैं। ये क्यों करते हैं? ये इसके लिए कि उसमें जो कीड़े हैं, उसमें जो भी नुकसान हुआ है वो सब ठीक हो जाए। तकिया, बिस्तर, ये सारी चीजें हम धूप लगाते हैं, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। हमारा बॉडी ईच एंड एवरी सेल्स लिविंग सेल्स से बना हुआ है। उसमें कितने सारे डे टू डे लाइफ में इन्फेक्शियस चीजें होती रहती है, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह। इनको डिसइंफेक्ट करने का सबसे एक ही बेटर तरीका है, वो सनबाथ। अपने आप को हम ऊपर की बॉडी को सफाई करते हैं, बट इंटरनल बॉडी की सफाई का क्या? इंटरनल बॉडी की सफाई जो है सूर्य करता है, सूर्य की रश्मियां करती है। तो ये हो गया पहला, ये नेचर का पहले के अंदर ही पहला। मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है बीच में, मैं पहले ही पूछ लूं ताकि फिर बाद में आगे हाँ हम हाँ चलेंगे तो। जरूर। ठीक है, पहले के अंदर मेरा ये क्वेश्चन आ रहा है कि आजकल ना जैसे होता है, काफी बार होता है, स्पेशली गर्ल्स के साथ ज्यादा होता है कि सूरज के सामने डायरेक्ट इसलिए नहीं जाते कि टैनिंग हो जाती है, ऐसा लगता है। ठीक है, आजकल तो खैर बॉयज भी नहीं जाते हैं, मैं आपको क्लियर बताऊं। ठीक है, तो ये आजकल बहुत ज्यादा होता है कि हमें लगता है कि स्किन टैन हो जाएगी, तो फिर ऐसा क्या तरीका है कि स्किन टैन भी ना हो? क्योंकि आजकल पोल्यूशन भी है, और ऐसा लगता है कि अगर हम सन बाथ लेंगे तो स्किन टैन भी हो जाएगी, तो टैनिंग भी ना हो और हमें बेनिफिट भी हो जाए, कोई बीच का रास्ता? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक बहुत लोगों के ये क्वेश्चन रहेगा। आपने सनराइज देखा है तुषार जी? हाँ, मैंने तो वो देखा है, मैं एक्चुअली सुबह उठने का शौकीन हूँ। सुबह की जो रश्मियां होती है वो कैसी होती है? सुबह का तो सन मतलब जबरदस्त होता है, देखने में मजा आता है, बेबी लेकिन उठते रश्मियां बहुत कम होती लोग है, हैं। एकदम लाइट, और बेबी बोलते हैं ना, बेबी कच्चा, वो हार्श नहीं होता है एकदम। वो सूर्य की रोशनी लगती ही नहीं है कि बहुत कुछ हो रहा है। बट वो जो बेबी रश्मियां ना, वो बात लेना है हमें। मतलब सूर्योदय से लेके 1 से 1.5 घंटा के अंदर अंदर हमको सन बात ले लेना है। अच्छा। उसके बाद वाला नहीं। जो मॉर्निंग का सन बात लेंगे उसमें टैनिंग नहीं होता है। बाद का जो लेते हैं, मैंने इसके लिए बोला बाद वाला लेना नहीं चाहिए। वो दूसरे तरीके से काफी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हार्श हो जाता है। मॉर्निंग का, सुबह का सन बात अगर लेंगे सनराइज से 1 1.5 घंटे के अंदर, वो नुकसान नहीं देता है। ओके ओके, कंटिन्यू टू द सेकंड पॉइंट। अब सेकंड बात, हवा पर ले लें। जो वायु है वो हमारे जीने का आधार ही है, राइट? बट राइट। आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, नेचर नेचर की जो हवा है, कुदरती हवा से दूर हो रहे हैं। घरों को खिड़कियां बंद करके रखते हैं घरों में। गर्मी के टाइम गर्म हवा आ रही है, एसी चल रहा है, इसके लिए खिड़कियां बंद रखो। सर्दी में ठंडी हवा आ रही है, इसके लिए खिड़कियां बंद रखो। अच्छा मौसम है तो भी ये होता है कि पॉल्यूशन आ रहा है, खिड़कियां बंद रखो। होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही बात हम है आज आपकी। आर्टिफिशियल एयर में जीने लगे हैं, चाहे वो एसी हो, पंखा हो, कूलर हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो। तो खुले हवा में भी रहना बहुत जरूरी है। जो, ये भी बात सही है कि डे टाइम में पॉल्यूशन बहुत हो सकता है। इसके लिए तो सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है, सन बाथ भी हो जाता है, एयर बाथ भी साथ में हो जाता है। कुछ देर खुली हवा में, चाहे आपको सुबह टाइम मिले या शाम को, अपने आप को सुबह खुली खुले खुले हवा में, खुली वातावरण में अपने आप को एक्सपोज जरूर करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। इस तरह से आप एयर एलिमेंट के साथ भी कनेक्ट रह सकोगे। और दैट्स वेरी नाउ गुड। थर्ड थर्ड आता है ईथर। ईथर मतलब स्पेस। स्पेस यानी खाली जगह।
कुदरत ने इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया है हमारे बॉडी को, पूरे संसार को, कि हर जगह स्पेस है, दो सेल्स के बीच में भी स्पेस है। ये स्पेस अगर नहीं होता है तो इसका मतलब हमारे शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं। जब ये जितना टॉक्सिन्स इकट्ठा होगा उतना ही हम बीमारी से घिरे हुए रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि समय थोड़े थोड़े इंटरवल में हम अपने आप की बॉडी की डिटॉक्स करवाते रहे, ताकि वो स्पेस एलिमेंट मेंटेन रहे। और अर्थ एलिमेंट की बात बोलूं तो अर्थ एलिमेंट में तो इसमें हमको, मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे बताया थोड़े थोड़े टाइम में हम डिटॉक्स करवाते रहें, तो कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं हम अपनी बॉडी को? आ, बेस्ट वे क्या है? या ऐसे डिटॉक्स के मेरे काफी ऐसे मैं प्रोग्राम्स रखती भी हूँ। डिटॉक्स किसी के अंडर में, अगर कोई नए लोग हैं तो किसी के अंडर में रह के समझ के फिर करना चाहिए। सीख जाए तो आप घर पे अपना आप भी कर सकते हैं। मेरा डिटॉक्स का ओके। प्रोग्राम चलता भी है। लोग आते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं तो वो उस प्रोग्राम में वो भी ज्वाइन हो सकते हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो। डिटॉक्स का मतलब बेसिकली यही होता है, बॉडी को रेस्ट देना। क्योंकि बॉडी एक टाइम में एक ही काम करेगी, या तो वो खाना लेगी, खाना खाएगी, खाने को डाइजेस्ट करेगी, या फिर बॉडी हीलिंग का काम करेगी, सफाई का काम करेगी। तीन में से एक टाइम पे एक ही काम होगा। बट आप बताइए तुषार जी, आज का लाइफस्टाइल क्या है? हम सिर्फ और सिर्फ खाते ही रहते हैं, हम्म। खाते रहते हैं और बॉडी को डाइजेशन का काम देते हैं, इसमें 24 घंटा निकल जाता है। सोते हैं ना, तो लास्ट में खाते खाते ही सोते हैं, तो पूरी रात बॉडी डाइजेशन नहीं रह जाती है, हीलिंग का टाइम नहीं मिलता है। बिल्कुल सही। एक ना मैंने सुना था डिटॉक्स का, मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, तो आप बताना कि क्या ये काम करता है। उसमें 16:8 का रेशियो था, यानी कि 8 आवर्स खाओ, आप कोई भी 8 आवर्स चूज कर सकते हो, और 16 आवर्स तक हमें नहीं खाना चाहिए, मतलब 16 आवर्स तक कंप्लीटली डाइजेशन का मौका देना चाहिए। तो क्या ये सच में वर्क करता है ये डिटॉक्स यस के लिए? यस, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग। मैं ओके। फास्टिंग का अलग अलग तरीका बताती हूँ आपको। ओके। जैसे ये जो मैंने बोला ना कि डाइजेशन का काम अगर हम कम कर दे बॉडी को, तो बॉडी को क्या हीलिंग का टाइम मिलेगा। अब डाइजेशन का कम काम देना मतलब खाना कम खाना, ऐसा खाना खाना जो न्यूट्रिशियस हो और साथ में इजी डाइजेस्टेबल हो, बॉडी को मेहनत नहीं करना पड़े। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, या तो हम वाटर फास्ट कर सकते हैं, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फास्ट कर सकते हैं, या फिर डेली लाइफ में अगर डिटॉक्स करना हो तो एवरीडे लाइफ के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग सबसे अच्छा तरीका है, जो भी आपने बताया, 16 and 8 आवर्स का। 16 आवर फास्टिंग और 8 आवर्स ओपन टू ईट। ओके। तो 24 आवर्स को अगर 8 घंटों में बांटे तो ये तीन काम हो जाते हैं, 8 घंटा खाना, 8 घंटा डाइजेशन और 8 घंटा हीलिंग। तो ये 16 आवर्स के फास्टिंग में होता क्या है, 8 घंटा हमने जो खाया, नेक्स्ट 8 घंटे में डाइजेशन का प्रोसेस और नेक्स्ट 8 घंटे में हीलिंग का टाइम बॉडी को मिल जाता है। तो ये और जो बहुत हम अच्छा 8 घंटे में खा रहे हैं, उसमें 8 घंटे में हम 3 से 4 बार भी खा सकते हैं खाने को, अगर जो 8 घंटे हमने डिसाइड किए। सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खाऊंगा, मैं पहली मील 9 बजे लूंगा, फिर सपोज मैंने दूसरी मील 12 बजे ले ली, तीसरी मील सपोज मैंने 2 बजे ले ली, और मेरे को शाम को भी कुछ खाना है तो हल्का फुल्का मैंने 5 बजे भी कुछ खा लिया। बट इंटरमीडिएट फास्टिंग में ऐसे नहीं है कि आप रात को खाएं और सुबह फास्टिंग करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कि मैक्सिमम जितना जल्दी, लास्ट 7 o'clock ओके। तब खाना फिनिश हो जाना चाहिए। ओके। क्योंकि सूर्य जैसे ही सनसेट होता है ना, हमारा डाइजेस्टिव जो जठर अग्नि बोलते हैं जिसको, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। तो खाना जितना जल्दी खाएंगे उतना अच्छा जल्दी डाइजेशन होगा, नहीं तो बाद में डाइजेशन का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। और रात के खा टाइम कितनी भी खाना बार भी सकते हैं इतनी, ना, मीन्स जैसे मैंने आपको बताया 3 से 4 बार अगर मैं खाना चाहूँ, एट हाँ आवर्स की हाँ, साइकिल। ये 8 आवर की जो ओपन है उसमें आप 3 टाइम आराम से खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था नेचर के साथ कनेक्ट होना। ओके। मैंने आई ईथर के थिंक बारे में फिफ्थ बताया, एलिमेंट आपका रह गया था, मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब कर दिया। आपने 4 बताए थे, आई थिंक ईथर फिफ्थ रह गया। बताया, वायु हवा का बता दिया, अग्नि का सूर्य देवता का हो गया, पानी। पानी हम हाँ। सबको पता ही है कि खा पीना, सही क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए। बट आज के टाइम में क्या होता है, काफी लोगों को होता है कि अगर हेल्दी स्किन चाहिए या अच्छा बॉडी चाहिए तो पानी पियो, बहुत पानी पियो, जितना पानी पियोगे उतना अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों का ये मिथ भी है कि सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पी जाते हैं वो। तो मुझे आप लोगों से पूछना है, क्या 1 लीटर पानी का प्यास सुबह लगता है वाकई में? 1 लीटर का तो नहीं लगता, बाकी हाँ 2 गिलास तो मैं भी पी लेता हूँ, ये, क्योंकि अब हैबिट है। हाँ वो हैबिट अलग बात है, बट शरीर को प्यास नहीं लगता, हम जबरदस्ती वो पानी पिलाते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। बॉडी के ऑर्गन्स को हम एक्स्ट्रा वर्कलोड दे देते हैं, चाहे वो किडनी हो या डाइजेस्टिव सिस्टम हो। बॉडी हमारा इंडिकेशन खुद देती है, जो प्यास लगने की फीलिंग है बॉडी का इंडिकेशन है। जितना प्यास लगे उतना पानी पीना चाहिए। ओवर पानी भी सही नहीं है, और डिहाइड्रेट होना भी सही नहीं है। बराबर पानी पीना ऐसे अप्रोक्सीमेटली किसी एक बॉडी के लिए नहीं होता है कि सबके लिए एक ही फिक्स हो गया।
क्योंकि सबका रीजन अलग है, अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग बॉडी टाइप्स होता है, सबका खाना पीने का तरीका अलग है, तो पानी का कंजम्पशन भी अलग अलग तरीका हो जाता है। बट एन एवरेज बोला जाए तो 10 किलो पर 1 गिलास पानी इनफ होता है। 10 kg पे? 10 kg में 1 ग्लास ऑफ पानी इज इनफ। मीन्स अगर सपोज मेरा वेट 70 kg है तो तो 7 ग्लास सेवन ऑफ ग्लास वाटर ऑफ इज इनफ? वाटर, यस। और ऐसे दूसरे भाषा में कहे तो 2.5 से 3 लीटर पानी इनफ होता है, उससे ज्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। ओके। ये मैन और वुमेन दोनों के लिए सेम है? सबके लिए है, ये मैंने एवरेज में एक कॉमनली बोला है। अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक करेंगे तो उनकी डाइट भी देखनी पड़ेगी। जो अनाज ज्यादा खाते हैं उनको पानी ज्यादा चाहिएगा, और जो रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं वो पानी, उनका पानी कम चलेगा, बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एक्चुअल वाटर रिच फूड है। इसके लिए बॉडी को नीड भी कम, पानी की कम हो जाएगी उस टाइम। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑल दोज क्राइटेरिया ऑल्सो। अच्छा, इसमें भी ना हमारे इंडिया में काफी लोगों के अलग अलग थॉट्स रहते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि अगर जो बिल्कुल नेचुरल सप्लाई का पानी आता है घर पे, ठीक है, अगर हम वो लें, उसको उबाल के पिए तो वो ज्यादा बेटर होता है मतलब बॉडी के लिए। अगर हम आरओ का पानी लेते हैं तो उसमें कई मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। अब कुछ होता है जो कुछ कहते हैं अल्कलाइन वाटर लें, तो वाटर के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। तो कौन सा वाटर सबसे बेस्ट रहता है? कुछ नहीं, कोई भी पानी पीजिए। आरओ के पानी में क्या है, मिनरल्स एक्चुअली पूरे निकल जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं, तो बेस्ट है। और उस पानी को आप पॉट, जो मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें अगर पानी रखते हैं तो इट रिचार्ज, पानी का रिचार्जिंग हो जाता है। साथ ही साथ उसमें जो कॉपर आता है ना, कॉपर का एक शीट डाल दीजिए, तांबा जिस। घड़े के अंदर कॉपर का शीट डाल दें? हाँ। अब क्या होता है ना, तांबे के जग में या ग्लास में पानी रखते हैं ना, वो भी सही नहीं है, उसमें टू मच ऑफ कॉपर मिक्स हो जाता है। घड़े के मटके में अगर तांबे का एक छोटा सा शीट ले लेंगे ना, स्क्वायर का एक शीट ले लेंगे, पतला सा हाँ। शीट, वो पानी के अंदर डाल के रख लीजिए। तो वो मेटल क्या है, आपका रिचार्ज कर देगा पानी को, अच्छा रहेगा, वो पानी पी सकते हैं। बाकी अल्कलाइन पानी और काफी चीजें चल रही है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, ऑल आर गुड, अपनी अपनी जगह सभी सही ओके। ओके। है। ओके, तो अब हम आपसे ना थोड़ा हेल्थ के बारे में, अलग चीजों के बारे में पर्टिकुलर बात करेंगे कुछ कुछ, ठीक है? जैसे आपने कुछ 5 एलिमेंट्स तो आपने क्लियर बता दिए कि लाइफस्टाइल को अगर आपको बेटर करना है तो इन 5 एलिमेंट्स के ऊपर तो काम करना ही पड़ेगा। हम्म। लेकिन सपोज अगर कि हमारा लाइफस्टाइल आज से हम सुधारने लगेंगे और आगे हम सुधारेंगे, ठीक है, लेकिन किसी को पहले से कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं, जैसे अभी मेरे को अभी माइंड में अगर आ रहा है सबसे पहले, तो एक फ्रेंड है, उसका हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा। तो हम्म। हेयर फॉल को किस तरीके से रोका जा सकता है, और क्या अगर किसी का कंप्लीटली हेयर फॉल हो चुका है तो दोबारा से भी आ सकते हैं बाल, या फिर ऐसा कोई तरीका भी बताइए जिससे किसी का अगर नहीं हो रहा अभी तो फ्यूचर में हो भी ना? सी, हेयर फॉल के एक्चुअली बहुत सारे रीजन होते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रीजन क्या है। क्रॉनिकल अगर कोई डिजीज हो तो वो भी रीजन हो सकता है, या कोई मेडिसिन लंबे टाइम तक ले रहे हैं तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी हेयर फॉल होता है। और आजकल तो बालों में इतने सारे केमिकल्स यूज करते हैं, वो केमिकल्स स्टाइल और डिजाइनिंग और फैशन के चक्कर में केमिकल यूज करते हैं, उसके कारण भी हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल के रीजंस बहुत हैं। डेफिशिएंसीज के कारण भी होता है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12, इनकी डेफिशिएंसी होती है तो भी हेयर फॉल होता है। बाप तो रे बाप, अगर इतना जनरल सब कुछ! बेस, हाँ, इतना इतने सारे रीजंस की वजह से एयरफॉल होता है? यस, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो जब तक रूट कॉज को हम ठीक नहीं करेंगे, अब जैसे आपको है अगर हार्मोनल इनबैलेंस है और आप कुछ भी आप उसमें बालों में केमिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो, कुछ भी करो, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज रीजन इज हार्मोनल इनबैलेंस। तो रीजन और रूट कॉज को समझना जरूरी है। बट इन जनरल अगर है तो डेफिशिएंसीज को पूरा कीजिए। जैसे विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के ऑर्गन की फंक्शनिंग के लिए। तो विटामिन डी, विटामिन सी, ई, B12, इनकी डेफिशिएंसी को ठीक कीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। साथ में कुछ छोटा टिप्स भी बताती हूँ। ऑलिव सीड्स आता है, जिसे हलीम सीड्स भी बोलते हैं। हलीम सीड्स को आप उसको पाउडर बना के हलीम सीड्स को पानी के साथ भी ले सकते हैं, या फिर कोकोनट मिल्क या बादाम के मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। एक ये अच्छा, उपाय, इससे हेयर फॉल काफी ठीक होता है। दिन में कितनी सेकंड, बार लेना चाहिए इसे? एक बार, एक बार। या एक दिन में एक बार? अगर हलीम सीड्स नहीं मिलता है तो दूसरा एक और अच्छा इसका रिजल्ट हमने देखा है, जो फ्लैक्स सीड्स आता है, अलसी, हाँ, अलसी के बीज, उसके पाउडर को चर्न करके, जैसे एक कटोरी दही लेते हैं तो उसमें 1 चम्मच आप अलसी के सीड्स मिक्स करके एक रायता जैसा हो जाएगा, उसको भी खाइए, उससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। हेयर फॉल काफी हद तक ठीक होता है उससे।
और साथ में टी 3 ऑयल, टी 3 ऑयल एक एसेंशियल ऑयल आता है। उसको हम अगर कोई भी, जो भी आप ऑयल यूज करते हैं, चाहे लाइक कोकोनट ऑयल या कोई भी आप जो हेयर में यूज करते हो, तो उस ऑयल के कुछ ड्रॉप्स को लगा के स्कैल्प में लगाएंगे तो हेयर फॉल में काफी आराम मिलता है उसमें भी। बाकी रूट कॉज को ठीक करना जरूरी है पहले। और रूट कोज के लिए एक्सपर्ट से ही मिलना पड़ेगा, उसके लिए एक्सपर्ट से ही सलाह लें कि हमें किस वजह से हो रहा है हेयरफॉल। हाँ, वो तो जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ओके, नहीं रूट कोज का पता कैसे चलेगा, मतलब सपोज उसके लिए कोई टेस्ट होता है पर्टिकुलर या किस जैसे तरीके से? किसी को थायराइड है, हाँ थायराइड के हार्मोन है, अगर उनके थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनको पता ही रहेगा ना कि वो थायराइड की प्रॉब्लम या तो हाइपर है या हाइपोथायराइडिज्म है। या किसी को स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के लेवल में रहते हैं तो भी हेयर फॉल होगा। तो इससे क्या है, हार्मोन्स जो है बहुत जल्दी इनबैलेंस होते हैं। और क्रॉनिकल डिजीजेस जितने भी है, डायबिटीज, बीपी और जो भी आप लाइफस्टाइल डिजीजेस देख रहे हैं, वो डिजीजेस लंबे समय तक है, तो उसके पीछे वो मेडिसिन भी लंबे टाइम तक लेते हैं। तो उसके साइड इफेक्ट से भी होता है और डिजीज के भी प्रॉब्लम की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो जो भी आपको डिजीज है उसे ठीक कीजिए। ओके ओके। और ये तो आपने सही बताया कि डिसीज का अगर पता चल जाएगा तो उसके बाद फिर उसको क्योर करना इजी हो जाएगा। ठीक है। बालों के लिए नहीं, डिजीज फ्री, खुद को डिजीज फ्री बनाने के लिए ठीक कीजिए। बाल तो झड़ना अपना आप साइड इफेक्ट में अपना आप ही ठीक हो जाएगा। और अगर सपोज किसी को सिर्फ स्टाइलिंग की वजह से हो रहे हो तो, इसके अंदर मैं ज्यादा डीप में जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ना पहले एक अभी क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले सेशन शुरू होने से जस्ट पहले, तो उसने मेरे को कहा कि इसके बारे में जरूर पूछियो, तो मैंने कहा चलो। क्या है, क्या क्वेश्चन है? अगर सपोज स्टाइलिंग की वजह से किसी का हेयरफॉल हो रहा हो तो, ओवर स्टाइलिंग की वजह से। तो ओवर स्टाइल छोड़ दीजिए। सी, कहने ओके। का मतलब केमिकल्स हैं, केमिकल तो अपना असर छोड़ेंगे ही ना। आप केमिकल्स को इसके इफेक्ट को छोड़ने के लिए आपको केमिकल्स हटाने ही पड़ेंगे, तभी जाके आप उसको ठीक कर सकते हो। ऐसा तो नहीं हम केमिकल्स भी डालते जाएं और कुछ पिल्स भी लेते रहे और वो ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। केमिकल्स डाल रहे हैं एक्चुअली हम, वी आर प्लेइंग विथ आवर बॉडी, विच इज नॉट गुड। हेयर पे तो आपका दिख जाता है उसका असर, बॉडी के अंदर जाके कितने आपके हेल्थ के इश्यूज क्रिएट करते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है। अब मैं आपसे ना एक यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो एट लीस्ट इंडिया के अंदर आई थिंक 50% लोगों की तो समस्या है ही। एटलीस्ट 50% की है, ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। अब किसी का वेट अगर इंक्रीज्ड है और उसे कम करना है, मैं जानता हूं आपने अपनी बुक में भी पूरे चैप्टर में इसी के बारे में लिखा है। अगर किसी को उसके बारे में और भी जानना है तो जयश्री जी की बुक है, आप वो बिल्कुल हम लिंक में डाल देंगे अभी। ठीक है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आज क्यों ना जयश्री जी बैठे हैं तो हम उनसे ही पूछ लें तो सबसे बेटर रहेगा। ये एक टॉपिक ऐसा है कि पूरा एक सेशन ले सकते हैं। क्योंकि लोग है ना वेट लॉस करने पे फोकस करते हैं। कई बार मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं कि मुझे शादी के फंक्शन में जाना है या ये कोई फंक्शन है, मुझे कुछ ऐसा सा टिप्स बताइए कि इमीडिएटली मैं पतली हो जाऊं, या फटाफट से पतली हो जाऊं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कभी भी फटाफट के से कभी भी रिजल्ट नहीं आता है। यू शुड नॉट गो फटाफट वाला कॉन्सेप्ट। बॉडी जो धीरे धीरे रिड्यूस करती है वो परमानेंट इलाज रहता है। और जो हम फटाफट के चक्कर में क्रैश डाइटिंग और बहुत सारी डाइटिंग करते हैं, एक बार आपको लगता है कि आप पतले हो गए, लेकिन हम बॉडी के अंदर इतना रप्चर, इतना टॉर्चर कर देते हैं कि उसके साइड इफेक्ट से दूसरे हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात की हार्मोनल इनबैलेंस सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसा कभी भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि बिना एक्सरसाइज के भी पतले हो सकते हैं। अब आप बताइए, आप इसका एक सिंपल सा फंडा देती हूँ मैं, एक एक पेज पर नहीं जाऊंगी, सिंपल सा एक फंडा देती हूँ। हमारा जो शरीर है, हम जो भी खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ये फैट लीवर के पास जाता है और उससे ज्यादा मसल्स के पास भी स्टोर होता है। इससे ज्यादा भी हम ग्लूकोज लेते रहते हैं, तब ये फैट के रूप में एक स्टोरेज हाउस, जैसे वेयर हाउस में हम एक्स्ट्रा सामान रखते हैं ना, वैसे ही शरीर का जो एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो फैट के अंदर डालती है। जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो फैट में डालती है। अब जिसका जितना ज्यादा फैट, मतलब उसका उसके अंदर इतना ज्यादा ग्लूकोज एक्स्ट्रा है जो बॉडी ने यूज नहीं किया है, वो दैट इज एक्स्ट्रा। जैसे हम फ्रिज में खाना बन जाता है, बचा हुआ जो फ्रिज खाना होता है वो फ्रिज में रखते हैं, राइट? तो फ्रिज के अंदर हम एक्स्ट्रा खाना डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, उसको निकाल के यूज नहीं करेंगे तो फैट कम नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है? दो तरीके हैं। पहला, कि फैट जो एक्स्ट्रा डाल रहे हो उसको कम कर दो, और जो ऑलरेडी अंदर एक्स्ट्रा फैट है, जो एक्स्ट्रा खाना है, एनर्जी है, उसको यूज करो। उसको जब तक यूज नहीं करेंगे
तो फिर दूसरे तरीके से जो भी करेंगे वो गलत रास्ता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी डाइट में न्यूट्रिशियस डाइट और बैलेंस डाइट लीजिए, बट बॉडी का मूवमेंट, बॉडी का एनर्जी लेवल इतना हाई रखिए, बॉडी का यूज इतना कीजिए, चाहे वो एक्सरसाइज के फॉर्म हो या कोई भी काम करने पे हो, ताकि वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा स्टोरेज एनर्जी वो अच्छी यूज जगह हो। पे बैठती है। हाँ, म्यूट कर दीजिए प्लीज। आई थिंक किसी का कैन यू म्यूट दैट? आप म्यूट कर सकते हैं जयश्री जी अपनी एंड से? एक मिनट। नहीं तो बोल देते, सुमन जी प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। एक्चुअली शायद उन्हें आता नहीं होगा तभी, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। सुमन जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ये ऑडियो चला के तो नंद डिस्टर्बेंस हो गई है। अभी भी चल रही है आपकी 1 मिनट 1 मिनट, एक्चुअली। म्यूट ऑल कर देती हूँ। हाँ, ये बेनिफिट है देखिए जयश्री जी, हम यहाँ पे जूम पे कर रहे हैं, ये कट हो जाएगा जब ये वीडियो डलेगी बाद में। बट इनका नहीं हो रहा ना। कोई बात नहीं, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हो गया, हो गया, कर लिया उन्होंने। नहीं मैंने किया है, ठीक है। अच्छा, आपने कर दिया, चलो बढ़िया। यस। तो मैं ये इस बात पे थी कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे यूज करना जरूरी है। अब यूज के लिए क्या, इसका मतलब हमें एक्सरसाइज जरूर करना है। सिर्फ एक्सरसाइज करके, सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ क्या करते हैं, सुबह 1 से 1.5 घंटा खूब अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करें, और फिर बाद में पूरे दिन बैठे रहते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टीवी हो, वॉट एवर, बैठे रहने का काम होता है। ये सबसे गलत है। आप एक टाइम तो बॉडी को यूज कर लिए फिर बैठे रहते हैं, तो वो जो बैठे रहते हैं ना, वो हमारे हेल्थ के इश्यूज के कारण बनते हैं। होल डे, पूरे दिन भर में हमें एक्टिव होने की जरूरत है। हर आधे घंटे में बॉडी को मूवमेंट देने की जरूरत है। अगर हम बॉडी को मूव करते तो वो एनर्जी यूज होती है, जब एनर्जी यूज होगा तो फैट अपना आप कम होना ही होना है। सपोज कीजिए जयश्री जी हम अपने वर्क प्लेस पे हैं, तो अब वहां पे कुछ हैवी तो हम कर नहीं सकते वर्कआउट, तो कोई लाइट वर्कआउट आप सजेस्ट कर सकते हैं जो हम बैठे बैठे भी, या थोड़ा सा हम कुछ कहीं पे अगर सपोज। अभी क्या होता है, जैसे मैंने कहा आधी घंटा में कीजिए, आधे से पौन घंटा में क्या कीजिए, आप थोड़ा सा ब्रेक लेके 10 चक्कर काट के आ सकते हो, 10 चक्कर निकाल लीजिए, मतलब वॉकिंग कर लीजिए। या फिर वो वॉकिंग का स्पेस नहीं है तो आप खड़े होके भी ताड़ासन या स्ट्रेच करना है, हाथ पैर को हिलाना है, राइट लेफ्ट बॉडी को मूवमेंट दे दीजिए। अगर जगह है तो एक सूर्य नमस्कार कर लीजिए। और कुछ भी नहीं है तो थोड़ी देर खड़े होके काम कर लीजिए, जो बैठे बैठे कर रहे हैं काम, थोड़ी देर खड़े होके कर लीजिए। 15-20 में थोड़ा खड़े होके कीजिए। इससे भी क्या हो, जब हम खड़े रहते हैं एनर्जी यूज होता है, उसमें भी वो बॉडी का मूवमेंट हुआ। और कुछ नहीं तो खड़े होके हम जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, या थोड़ा सा रनिंग कर सकते हैं खड़े खड़े। कोई भी फॉर्म ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, बस बैठे मत रहिए। मीन्स कि आपको ना अपने वर्किंग प्लेस में शर्माने की जरूरत नहीं है, ये बॉडी आप ही की है। ये इन्फ्लुएंसर लोगों हाँ, को भी बताइए कि इट इज नीडेड। आज मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण, एक जगह बैठा रहने के कारण। एक जगह बैठे रहना मतलब बीमारी को इनवाइट करना। बैठे मत रहिए। मैंने थोड़े टाइम पहले ही रील डाला था, हम जर्नी करते हैं तो एयरपोर्ट में या कहीं पर भी जाते हैं तो लोग बैठे रहते हैं, वेटिंग टाइम पर। बैठे मत रहिए, वहां पर भी वॉकिंग कीजिए आप। जस्ट गिव मूवमेंट टू योर बॉडी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे। हाँ, जैसे हम और ऑफिस वर्क प्लेस पे यूं भी यूज कर सकते हैं, अगर लिफ्ट से जाना पड़ता है हमें तो स्टेयर्स हाँ, यूज करें। स्टेयर्स यूज करें। घर का काम भी हम उठकर कर सकते हैं, नहीं तो क्या है कि बोलते हैं अरे ये लाके दे, ये वो कर दे। वी ऑर्डर अदर्स इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग अदर्स। आप उठ के कीजिए, बहाना ढूंढिए कि हम कैसे उठ के काम कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप बॉडी को मूवमेंट देंगे उतना ही आप ठीक होने वाले हैं। इस पे तो ना काफी सारे बच्चों की मम्मियां अब उनको सुनाने वाली हैं कि देखो, मैं कहती हूँ अपना काम कर लिया करो, नहीं, लेकिन जरूरी आप है। करते नहीं हो, आप हमें बोलते जरूरी है, हो। पहले के लेकिन लोग इसके लिए ही ठीक रहते थे क्योंकि काम करते थे वो। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी मच नीडेड। ये सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि जहां पे भी हमें मौका मिले बॉडी को मूव करने का। अब जैसे बीच में ना एक क्वेश्चन आया, अर्चना जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हम कॉफी कितनी बारी पी सकते हैं दिन में? पीना जरूरी है क्या? कॉफी या चाय, कैफीन है। कैफीन की चीजें हमारे शरीर के लिए एक्चुअली सही नहीं है। ये न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन में रुकावट पैदा करती है। जो हम अच्छा खा भी लेते हैं, बहुत लोग अच्छा नाश्ता करते हैं फिर कॉफी पी लेते हैं,
तो ये न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन जो भी खाया सब वेस्ट हो जाता है। वंस इन ए वाइल शौकिया रूप से एक बार कभी पी लिया इट्स ओके, बट डेली रूटीन के हैबिट से एक्चुअली आदत डालनी ही नहीं चाहिए। आई विल नेवर सजेस्ट। और अगर किसी को आदत है तो कैसे अभी लीव हाँ, किया जा अगर सकता है? जैसे चाय या कॉफी की आदत है, आप छोड़ नहीं सकते हो, या मे बी आप 5 बार पीते हो, तो ट्राई कीजिए उसको रिड्यूस कीजिए, 4 बार में लेके आइए, धीरे धीरे रिड्यूस कीजिए। अगर आपको चाय कॉफी पीना ही है तो ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आप पी सकते हैं। बट ब्रेकफास्ट जैसे लिया, ब्रेकफास्ट के इमीडिएटली चाय कॉफी पी लेते हैं, अगेन इट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। गिव अ ब्रेक ऑफ 1 आवर। और मैंने ये भी सुना है, आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, कि अगर हम सपोज इवनिंग में या नाइट में कंज्यूम करते हैं ऐसी कोई भी चीज, तो स्लीपिंग में भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ? यस यस। कैफीन से क्या, नींद, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। पहले छोटे में आप ध्यान दिए होंगे कि नींद आ रही है, चलो कॉफी या चाय पी लो, नींद उठ जाएगी तो हम पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे। क्यों करते थे? बिकॉज जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है जो नींद दिलाती है, वो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो अगर कॉफी पीना है तो लास्ट 4 बजे के बाद तो कैफीन लेना ही नहीं चाहिए, चाहे वो चाय हो या कॉफी हो। लास्ट 4 o'clock, दैट्स इट। बहुत अच्छा बताया आपने। डिस्कस करने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जयश्री जी, बट मुझे लगता है कि एक सेशन के लिए वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सेशन आपके साथ जरूर कंडक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमें सेशन को समराइज करना है, तो मैं एंड में जो भी इस सेशन को देखने वाले हैं, अब भी देख रहे हैं और आगे भी जब ये डलेगा यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तो जब भी कोई भी इसको देखे, तो आपकी एक एडवाइस, चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे वो कोई भी किसी भी एज ग्रुप के हों, आपकी कोई एडवाइस अगर किसी के लिए है, स्पेसिफिक यंगस्टर्स के लिए है तो वो आप बताइए, किसी सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है तो वो आप प्लीज अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें तो। या मैं सभी के लिए है, यंगस्टर्स के लिए स्पेशल बताना चाहूंगी। ये आजकल लेट नाइट सोना, ये बहुत घातक होते जा रहा है। क्यों हो रहा है? जैसे हमारा दिन और रात, प्रकृति का एक सिस्टम है ना, दिन और रात, अपना आप दिन होता है, एक टाइम पे रात होती है। इसको वैसे ही हमारे बॉडी का भी एक सर्किल है जिसे हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम। हर एक चीजों की टाइम होती है। जैसे ही सनसेट हुआ तो बॉडी के हार्मोन्स अपना अलग काम करते हैं, बॉडी के सिस्टम अलग काम करते हैं। बट हम क्या करते हैं, रात का काम जो है वो दिन का करने लग जाते हैं। तो इससे सर्केडियन रिदम जो है डिस्टर्ब होता है। और थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे बॉडी डिस्टर्ब होने लग जाती है, हार्मोन इनबैलेंस होने लग जाते हैं और हेल्थ इश्यूज बहुत होने लग जाते हैं। अभी क्या होता है, यंग जनरेशन में वो हेल्थ अंदर ही अंदर खराब होता है, उनको पता नहीं चलता है। तो दे एंजॉय लेट नाइट पार्टीज, पार्टीज नहीं भी हो तो भी रात को नींद नहीं आती है, वो टाइम पास करते हैं, मोबाइल्स में टाइम वेस्ट करते हैं। 10 से लेके रात के 2 बजे तक का टाइम, ये जो 4 घंटा टाइम है, 10 से 2 बजे का टाइम, ये बॉडी का हीलिंग टाइम होता है। अब जो हीलिंग के टाइम पे हम जगे हुए रहते हैं, कुछ भी खा रहे पी रहे होते हैं, तो बॉडी को हीलिंग का टाइम नहीं मिलता है, सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम टाइमली सो जाएं, लास्ट 10 साढ़े 10 बजे तक तो सो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, हम हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। नंबर 2, रेडिएशंस, जो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है, उनसे जो रेडिएशंस क्रिएट हो रहे हैं वो हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। घर में है तो भी, बाहर जाते हैं भी तो रेडिएशन के टावर्स आपको मिल जाएगा, हर 1 किलोमीटर में आपको टावर दिखाई देगा। तो हम रेडिएशन से पूरी तरह बच नहीं सकते, बट ये बात है कि रेडिएशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे बैलेंस रख सकते हैं, इसके ऊपर सोचना जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले जितना हो सकता है रेडिएशन को दूर रखें। मोबाइल को हम सारे टाइम हाथ में रखते हैं तो रेडिएशन पे ही रहते हैं ना, तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतना ही टाइम रहूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा मोबाइल, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है। नंबर 2 तरीका ये है कि पूरे दिन भर में अर्थिंग कीजिए। अर्थिंग का मतलब होता है बेयर फुट, मिट्टी पर चलना, ग्रास के ऊपर चलना। वो इसके लिए क्योंकि जो रेडिएशन है हमारे शरीर में, एनवायरमेंट में बहुत हाई लेवल के वोल्टेज का रेडिएशन है। अर्थ जो है, धरती जो है, एक ऐसी जगह है जहां पे वोल्टेज 0 रहता है, नहीं के बराबर होता है वहां का रेडिएशन का वोल्टेज। तो हमारा कनेक्शन जैसे ही अर्थ के साथ होता है तो हमारे बॉडी का रेडिएशन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस, थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट हो पाएगा। नहीं तो रेडिएशन की वजह से आज के टाइम में बहुत ज्यादा सीवियर सीवियर हेल्थ इश्यूज सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि नपुंसकता होना, बर्थ नहीं दे पाना, या इम्पोर्टेंसी जिसको बोलते हैं,
वो प्रॉब्लम हो जाना तक भी, कैंसर, मतलब बड़े बड़े इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। मैं एक या दो बात बताई हूँ, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो ये बहुत हाई टाइम है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रेडिएशन को कैसे कम करें। रेडिएशन से एक और बात याद आई, शंघाइट करके एक पत्थर आता है, स्टोन आता है, क्या नाम बताया आपने? सेंघाइट। आप चैट बॉक्स में स्पेल कर सकते हो? एक मिनट मैं लिख देती हूँ। वो आपको कहीं से मिल जाए तो वो भी रेडिएशन को पकड़ कर होल्ड करता है। रेडिएशन को ज्यादा मोबाइल के पीछे लगा के देखिएगा, तो उससे रेडिएशन ज्यादा जनरेट नहीं होगी, वो होल्ड कर लेता है रेडिएशन को। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। Okay. जैसे आपने बेयर फुट का बताया जयश्री जी, अगर सपोज कोई हम पार्क में नहीं जा सकते, सभी लोग हाँ ग्रास के ऊपर नहीं जा सकते, तो घर के अंदर भी बेयर फिट रहना फायदेमंद है? बेयर फुट हाँ, घर के अंदर? घर पे भी आजकल लोग चप्पल पहनने लगे हैं, लेकिन अगर टाइल्स के ऊपर चलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लेन मार्बल है, ये ग्रेनाइट है, या पहले के जो होते हैं ना, वो क्या बोलते, ग्रेनाइट ही बोलते थे क्या, पत्थर पत्थर के से जो होते थे, जो नेचर का जो चीज पार्ट है, उसके ऊपर चलेंगे तो भी फायदा होगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ। बट टाइल्स जो है वो फैक्ट्री से बनकर आती है, तो वो काम नहीं करेगा। देखिए ये सारी चीजें हैं, इससे रेडिएशन से अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। ये दो बातें, बाकी बॉडी मूवमेंट के बारे में मैंने बता ही दिया था। हेल्दी फूड खाना, सब चीजें इंक्लूड होते ही है जब हेल्थ की बात होती है तो। थैंक यू जयश्री जी, आप यहाँ थैंक पर यू। आए, बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने जिस टाइप से क्वेश्चंस का आंसर दिया, आई थिंक कि काफी लोगों को काफी हेल्प मिलने वाली है। और जाते जाते भी ना, एक बीच में से क्वेरी आ रही है बार बार, हेयर बोल। फॉल के रिगार्डिंग ही। तो हाँ, मैं फिर भी उन्हें कहना चाहूंगा कि आप प्लीज वेबिनार ज्वाइन करें। बाकी जितना हेयर फॉल का बताया है इन्होंने, ठीक है, अगर हम इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो 1 घंटा और लग जाएगा यहीं पे ही। ठीक नहीं है, अगर फिर मेरा, मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, किसी को मेरे से डायरेक्ट बात करना है, मेरा कंसल्टेशन लेना है, तो मेरा 15 मिनट्स का फ्री कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। वही इंस्टाग्राम पे मेरे पेज में जहाँ लिंक है वहां जाएंगे, तो 15 मिनट्स का कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेशन भी आप उधर भी बुक कर सकते हैं। तो आपका जो पर्सनलाइज क्वेश्चन रहेगा वहां पे मैं आपसे बात कर सकती बिल्कुल, देखिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? हूँ। ठीक है। 15 मिनट्स एंड का फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, उसके बाद अगर आपको बढ़िया लगे तो आप जयश्री जी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यस। ठीक है, या थैंक यू सो मच जयश्री जी फॉर कमिंग हेयर। थैंक यू। thank you so much, Jayashree ma'am and Tisha for arranging such a beautiful podcast for all of us. Thank you so much. थैंक यू Thank you, एवरीबॉडी। Damini. Thank you, everyone who is coming here, who has come here for joining this session and to make this session very good and great. Thank you. Thank